शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। प्रकाश कुमार बताएंगे नए राज्यपाल की नई नियुक्ति में सलाह नहीं लिए जाने से बिहार के सीएम नीतीश नाराज, रामनाथ कोविंद को बनाया गया है राज्यपाल। इसके बाद ब्रजेश राजपूत बताएंगे मध्य प्रदेश में भर्ती को लेकर शिवराज और दिग्विजय आमने सामने। शिवराज ने कहा पर्ची से नियुक्तियां करते थे दिग्विजय ने कहा जांच करके देख लें। इसके बाद अंजलि सिंह बताएंगी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सेक्स स्कैंडल के आरोप में सारथी बाबा गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। और पल्लवी त्यागी बताएंगी विवादों के बाद पहली बार बोली राधे मां, कहा मेरे साथ ऊपर वाला न्याय करेगा, मीडिया के सवालों से हुई बेहोश। आगे बढ़ने से पहले आपको एक खास जानकारी भी देना चाहेंगे। ट्विटर पर एबीपी न्यूज ने एक नया मुकाम हासिल किया है। एबीपी न्यूज के अंग्रेजी ट्विटर हैंडल के फॉलोवर अब 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसलिए ताजा अपडेट के लिए आप फॉलो करिए @ABP News TV। हिंदी में भी खबरों के लिए फॉलो करिए @ABP News हिंदी। और अब देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार और हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद रामनाथ कोविंद को बनाया गया है बिहार का नया राज्यपाल, जबकि आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह लेने की परंपरा तोड़े जाने से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री को सूचना तक नहीं दी गई, जबकि अब तक ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ नियुक्ति पर सलाह मशविरा किया जाता है या कम से कम उन्हें सूचना दी जाती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें सलाह मशवरा तो किया ही नहीं गया, उन्हें जानकारी भी नहीं दी गई, उन्हें बताया भी नहीं गया और राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई और इससे नीतीश कुमार नाराज हैं। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हुआ हंगामा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में यह हंगामा उस वक्त हुआ जब वो बिहार फाउंडेशन डे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिल्ली के श्री राम सेंटर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने पर्चे फेंके और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। हंगामा शांत होने के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की। पहले लोग बिहारी लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, बहुत फप्तियां सुननी पड़ती थी और अब तो बिहारी को कोई फप्ती नहीं करता है। अब बिहारियों को सम्मान के दृष्टि से लोग देखते हैं। सबको मालूम है कि अपने बल पर, अपने मेहनत के बदौलत, अपनी प्रतिभा के बदौलत इसने अपना स्थान बनाया। नीतीश कुमार ने आज एक ट्वीट कर कहा कि बिहार शिकायत निवारण बिल पेश किया जाना बिहार की जनता के लिए एक बड़ी जीत है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये ऐतिहासिक बिल काम में देरी करने वाले अफसरों को सजा दिलाएगा। बिहार में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी जेडीयू समर्थकों ने एक दूसरे के पोस्टर फाड़े और कालिख पोती। ये तस्वीरें बिहार के गया जिले की है, जहां रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। लेकिन पीएम मोदी की रैली से पहले ही यहां की सड़कों पर जेडीयू और बीजेपी में पोस्टर वार छिड़ गया है। पीएम मोदी के पोस्टरों पर कालिख पोत दी गई है। कई ऐसे पोस्टर भी लगे हैं जिनमें मोदी सरकार को वादों की याद दिलाई गई है। आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने भी जेडीयू और नीतीश कुमार के पोस्टरों पर कालिख पोत दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली से पहले यहां नीतीश कुमार के पोस्टरों का क्या काम है। उनके पास राजनीतिक नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता होती तो आज गया शहर को कोई आके जज कर ले। अगर उनकी रैली 11 को भी होने वाली होती या 8 को होती तब समझ में आती। नीतीश कुमार पता नहीं नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं या नैतिकता के नाम पर अनैतिक व्यवहार करते हैं, यही मुझे समझ में नहीं आता। बिहार में सभी पार्टियों ने अपना राजनीतिक अभियान तेज कर दिया है। पीएम मोदी इसी महीने बिहार में 3 रैलियां करने वाले हैं। सुषमा स्वराज पर राहुल गांधी के आरोपों से बौखलाए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, राहुल गांधी को मनहूस कहा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबुक पर लिखा है, कांग्रेस के मनहूस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर घूस के आरोप लगाए हैं। देश में अप्रासंगिक हो चुकी कांग्रेस के पास न नेता है न नीति। कांग्रेस कई साल से जो करती आई है वही शब्द उसके नेता राहुल गांधी की जबान पर आए हैं। सुषमा जी का जीवन कांच की तरह पारदर्शी है।
गांधी परिवार उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर ओछी राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी जब से कांग्रेस में आए तब से कांग्रेस का स्तर गिरता जा रहा है और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मनहूस चेहरा है। राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों के दौरान आजकल तथ्यों और तर्कों की जगह जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है, उसे देखकर तो यही सवाल उठता है कि आखिर देश में और कितना गिरेगा राजनीतिक बहस का स्तर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष मनहूस है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन जी हैं। टॉम वडक्कन साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार है और कांग्रेस उपाध्यक्ष आपकी पार्टी के मनहूस है। कैलाश जी, आप अपना तस्वीर शीशे में देखिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छाती पर हाथ लगाकर बोलिए, पूछिए कि मनहूस कौन है, जवाब मिल जाएगा। क्योंकि व्यापम जैसे इश्यू पर जो आदमी स्पेशलाइज्ड इनपुट्स दे रहे हैं और टोटल फेलियर के तरफ पूरा देश देख रहे हैं, तो मनहूस कौन है? उन्होंने तो ये भी कहा है कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद लगाए हैं कि कितनी पेमेंट हुई सुषमा जी के परिवार को, क्योंकि उनका जो आज तक का राजनीतिक जीवन रहा सुषमा स्वराज जी का शीशे की तरह साफ है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो शीशे के तरह साफ नहीं है। शीशा भी साफ किया जाता है, कभी शीशे पर भी दाग लग जाता है। बीजेपी ने राहुल गांधी को मनहूस बताए जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी नेता नलिन कोहली का कहना है कि कांग्रेस भी ऐसे ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने उसके साथ उस शब्द का अकेले में तो प्रयोग नहीं किया, उस शब्द के साथ कई तर्क दिखाए हैं, लिखे हैं, जो उनके नेतृत्व, राहुल गांधी जी के नेतृत्व की तरफ संकेत करते हैं। चाहे इमरजेंसी के समय में कितने सीट आए थे, या भी जो जैसे कई राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, अपना महाराष्ट्र, कई राज्य हैं, वहाँ कोई ऐसा शानदार प्रदर्शन तो नहीं रहा। और जहाँ तक इस शब्द को लेके, मनहूस शब्द को लेके जो आपत्ति जताई जा रही है, इससे ज़्यादा तो आपत्तिजनक शब्द कांग्रेस के नेता केरल में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। राहुल गांधी के सुषमा स्वराज पर भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को मनहूस बताया था, जिसको लेकर दोनों पार्टियों में नया घमासान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर लगाया बड़ा आरोप। शिवराज का दावा, दिग्विजय सिंह अपने कार्यकाल में पर्चियों से कराते थे भर्तियां। दिग्विजय सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उनकी पर्चियां आपको मिल जाएगी। नोट शीट घूम रही उनकी तो लगातार घूमा करती थी। समस्त नियमों को शिथिल करके फलाने जी को फलाना बना दिया जाए। उस समय ये अंधेर हुआ है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जो दिग्विजय सिंह जी के समय थे, वो उनको अधिकार था 6 महीने के लिए वो अस्थायी नियुक्ति कर सकते थे। अस्थायी नियुक्ति करते थे और 2 महीने में फिर दूसरे विभाग में संविलियन हो जाता था और संविलियन हो तो उनकी नौकरी परमानेंट हो जाती थी। शिवराज सिंह ने यह दावा एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, जिसे आप आज रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं, जिसमें शिवराज ने कई और खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर दिग्विजय सिंह ने किया है पलटवार। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो भी फैसले किए वो नियमों के तहत ही किए। व्यापम की तरह युवकों को लूट कर नौकरियां नहीं दी। मुझे वो पर्ची दिखा दे शिवराज सिंह चौहान जिस पे नियुक्ति हुई है। मैंने जो भी नियुक्ति अगर की है तो नियमों के आधार पे की है। अगर कहीं नियम का शिथिलीकरण भी किया है तो उसका कैबिनेट से आदेश दिया है। मैंने किसी को जालसाजी किसके साथ नहीं किया है। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब पर्चियों पर लिखकर नौकरियां दिलवाते थे। दिग्विजय सिंह ने उनके इसी आरोप का जवाब दिया है। मीडिया संगठनों को केंद्र और कुछ राज्य सरकारों की ओर से नोटिस भेजे जाने पर न्यूज चैनलों के संपादकों की संस्था बीईए ने आज चिंता जताई है। बीईए ने केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के रवैये पर सवाल उठाया है। याकूब की फांसी की कवरेज को लेकर 3 चैनलों एबीपी न्यूज, आज तक और एनडीटीवी को नोटिस भेजा गया है। आतंकी हमले की घटनाओं पर कवरेज को लेकर भी बीईए का कहना है कि हम भी लाइव कवरेज के खिलाफ हैं, लेकिन ये कवरेज सिर्फ सरकारी ब्रीफिंग तक सीमित नहीं रह सकती है। कवरेज सरकारी ब्रीफिंग तक सीमित नहीं रह सकती है, ये कहा गया बीईए की तरफ से। और चिंता जताई गई है जिस तरह से न्यूज़ चैनलों को, कुछ न्यूज़ चैनलों को नोटिस भेजा गया है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी मिलिटेंट नवीद ने पूछताछ में ट्रक का बताया गलत नंबर। ट्रक से ही उधमपुर पहुंचा था नवीद सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ के दौरान गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ट्रक से उधमपुर पहुंचे नवीद ने जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान ट्रक का नंबर JK 132586 बताया था, लेकिन दरअसल ये बाइक का नंबर निकला। JK 132586 नंबर की बाइक का रजिस्ट्रेशन साल 2000 में 17 जुलाई को शोपियां में परवेज अहमद नाम पर हुआ था। ABP न्यूज़ के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात भी मौजूद है। नवीद को उधमपुर में 2 गांव वालों ने पकड़कर सुरक्षा बलों के हवाले किया था। कसाब के बाद दूसरा पाकिस्तानी मिलिटेंट है जो भारत में जिंदा पकड़ा गया है। उधमपुर से जिंदा पकड़े गए आतंकी नावेद को शुक्रवार शाम श्रीनगर ले जाया गया। पूछताछ के दौरान नावेद की बताई सभी जगहों का दौरा करेंगी जांच एजेंसियां। पाकिस्तानी आतंकी नावेद को जम्मू से श्रीनगर सड़क के रास्ते ले जाया गया। इससे पहले हेलीकॉप्टर से ले जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद उसे सड़क के रास्ते श्रीनगर लाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां नावेद को उन सभी जगहों पर लेकर जाएंगी जिनका जिक्र उसने जम्मू में हुई पूछताछ के दौरान किया है। पाकिस्तानी आतंकी नावेद से जुड़ी जांच की कमान अब केंद्र सरकार के आदेश पर NIA को सौंप दी गई है। नावेद के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया जा चुका है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान की जीप खींचने का वक्त आ गया है। सामना के संपादकीय में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा है, पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख हमीद गुल ने भारत को धमकी दी है कि पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर परमाणु बम फेंककर उसे हिरोशिमा और नागासाकी बना देगा। पाकिस्तान लगातार गीदड़ बप्तियां दे रहा है और हम ऐसे समय में उनसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम फेंकेगा तो क्या भारत उन पर पानी के फव्वारे फेंकेगा? आतंकी नावेद के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लाल किले से चेतावनी तो देंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की लपलपाती जीप को खींच लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने संपादकीय में ये भी लिखा है कि रूस में PM मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बौखलाए हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं और लोगों से पूछा है कि क्या आप इन्हें जानते हैं, क्या इनके बारे में आपके पास कोई सूचना है। इस तरीके के पोस्टर्स NIA द्वारा लगे हुए नजर आ रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर दिल्ली के। इसमें 4 आतंकवादियों की तस्वीरें हैं, अलग अलग उनका हुलिया है, पहले वो कैसे दिखते थे, अब वो कैसे दिखते हैं, और इसके अलावा अन्य जो डिटेल्स हैं वो दी हुई है कि उनकी हाइट कितनी है, चेहरे की पहचान क्या है। जैसे एक ये शकील और सालू, ये तस्वीर आप देखिए आतंकवादी की, पहले कैसे दिखता था, अब वो कैसा दिखता है। इसके बारे में अन्य डिटेल दी हुई है कि ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उर्दू बोलता है, हिंदी बोलता है। इसके अलावा दूसरा आतंकवादी शेख महमूद, इसकी भी 2 तस्वीरें जारी की हुई हैं कि पहले इसका हुलिया कैसा था, अब इसका हुलिया कैसा है। ये भी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, खंडवा का। इसके अलावा तीसरा आतंकवादी अमजद खान उर्फ दाऊद उर्फ पप्पू उर्फ उमेर, इसका भी अलग अलग हुलिया जो है पोस्टर पे नजर आ रहा है। और चौथा आतंकवादी जाकिर उर्फ सादिक उर्फ विक्की डॉन। तो इस तरीके से NIA ने सूचना मांगी है संदिग्ध आतंकवादियों के संबंध में। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज ने की मोदी सरकार की तीखी आलोचना, कहा गायब होती जा रही है मोदी सरकार की चमक। न्यूज चैनल NDTV को दिए इंटरव्यू में उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा, मैं इस सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की चमक फीकी पड़ती जा रही है। राहुल बजाज ने अपनी इस राय के समर्थन में दिल्ली विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगे झटकों का उदाहरण भी दिया। राहुल बजाज ने मोदी सरकार के बनाए काले धन के कानून की भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगता है ये कानून बदला लेने के इरादे से ड्राफ्ट किया गया है। पाकिस्तान में रह रही भारतीय लड़की गीता को देश के अलग अलग राज्यों के 4 परिवारों ने अपनी बेटी बताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि इस बारे में जांच कराकर वो रिपोर्ट दें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है, हम गीता को भारत वापस लाने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। गीता ने भारतीय उच्चायोग को बताया है कि वो अपने पिता के साथ एक मंदिर गई थी। इसके बाद उसने वैष्णो देवी भी लिखा है। उसने इशारों में ये भी बताया है कि उसके 7 भाई बहन हैं। गीता फिलहाल कराची में है।
पिछले कुछ दिनों के दौरान पंजाब, बिहार, झारखंड और यूपी के 4 परिवारों ने दावा किया है कि गीता उनकी बेटी है। मैंने इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो इन दावों की जांच करके रिपोर्ट दें। सुषमा स्वराज ने लोगों से अपील की है कि वो इन जानकारियों के आधार पर गीता के परिवार को खोजने में मदद करें। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से दाऊद के नाम पर रंगदारी मांगने के प्रयास में 2 गिरफ्तार। पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को जुलाई महीने के अंतिम दिनों में एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि हम भाई के यहाँ से बोल रहे हैं और हमें तुम्हारे सारे राजों का पता चल गया है। दाऊद भाई से कोई नहीं बच सकता और लोगों ने पैसे भी दे दिए हैं, तुम भी पैसे दे दो। इस तरह के जब फोन कई बार आए तो राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी और जांच की स्पेशल सेल को सौंप दी गई। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद राजीव शुक्ला को कहा गया कि पैसे की बात फोन पर नहीं की जाएगी, ईमेल भेजा जाएगा। ईमेल में कहा गया कि पैसा मुंबई पहुंचाना है और दिलचस्प भी है कि पैसा हवाला की तर्ज पर भेजने को कहा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच कर फतेह अहमद और शेख अहमद नाम के 2 लोगों को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने बताया कि ललित मोदी प्रकरण के दौरान ललित मोदी बार बार कहता था कि बीसीसीआई के लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है। ऐसे में इन्हें लगा कि अगर बीसीसीआई के किसी अधिकारी को दाऊद के नाम पर धमकाया जाए तो पैसे आसानी से मिल सकते हैं। गिरफ्तार लोगों में फतेह ने MBA किया हुआ है और ये दोनों मिलकर पहले फाइनेंस कंपनी चलाया करते थे। विवादों के बाद पहली बार बोली सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां। कहा मेरे साथ ऊपर वाला न्याय करेगा। मीडिया के सवालों से हुई बेहोश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जब पत्रकारों ने स्वघोषित धर्म गुरु राधे मां से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा तो वो बेहोश हो गईं। इसके बाद एक भक्त ने उन्हें गोद में उठा लिया और ले जाकर कार में बिठाया। पहले तो पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो कुछ नहीं बोली, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने कार रोकी और कहा मेरे साथ ऊपर वाला न्याय करेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। भगवान से न्याय मिलने की बात करने वाली सुखविंदर कौर और राधे मां को उनके भक्त देवी का अवतार मानते हैं। स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां पर एक महिला ने दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं। स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां के भक्तों में मशहूर फिल्मकार सुभाष घई भी शामिल। लिखा कि राधे मां के सत्संग में जाकर मिलता है सुकून। सुभाष घई ने राधे मां से जुड़े विवाद पर सफाई देते हुए कहा है, माता वैष्णो देवी का भक्त होने के नाते पत्नी मुक्ता के साथ मैं पिछले साल से राधे मां का आशीर्वाद ले रहा हूं। मैंने अपने घर पर भी माता की चौकी का आयोजन किया था, जिसमें राधे मां को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। मुझे राधे मां में कभी कुछ गलत नहीं लगा। सुभाष घई ने ये भी लिखा है कि राधे मां के साथ उनकी जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो असली है, लेकिन सुभाष घई ने लोगों से इस बात पर भी गौर करने को कहा है कि इस तस्वीर में उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। इससे पहले राधे मां के साथ FTII के चेयरमैन और अभिनेता गजेंद्र चौहान, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सेक्स स्कैंडल के आरोप में सारथी बाबा गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। ओडिशा पुलिस ने सारथी बाबा को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। सारथी बाबा की करतूतों का खुलासा ओडिशा के एक न्यूज चैनल ने किया, जिसके बाद केंद्रापाड़ा समेत पूरे राज्य में उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इसी के बाद ओडिशा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। राज्य सरकार ने केंद्रापाड़ा के SP का तबादला भी कर दिया है। बीजेपी ने सारथी बाबा पर लगे सभी आरोपों की जांच कोर्ट की निगरानी में किए जाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर में सामने आई हैं बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें। बाढ़ की चपेट में आने से 3 बसें बह गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की हैं, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जिले के धर्मपुर में बाढ़ की चपेट में आकर 3 बसें बह गई। बाढ़ में कई मकान भी डूब गए हैं। मंडी के सकरैन गांव में 2 मकान ढह गए, जिसमें दबकर कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबे में अभी भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। धर्मपुर का बस स्टैंड पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। मंडी जिले में जमीन खिसकने से पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। राजस्थान में अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंची अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपनी आने वाली फिल्म फैंटम की सफलता की मांगी दुआएं।
ये तस्वीरें ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की हैं, जहां अभिनेत्री कैटरीना कैफ दुपट्टे में अपना चेहरा छिपाकर चादर चढ़ाने पहुंची। कैटरीना कैफ ने अपनी आने वाली फिल्म फैंटम की सफलता के लिए ख्वाजा से दुआएं मांगी। अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फैंटम 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले पर आधारित फिल्म है, जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। ये पहला मौका नहीं है जब अभिनेत्री कैटरीना कैफ अजमेर शरीफ में दरगाह पर पहुंची हों। इससे पहले भी वो अपने आने वाली फिल्मों की सफलता के लिए दुआएं मांगने अजमेर शरीफ आ चुकी हैं।